खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। मेरे साथ होंगे मियाँ शाहिद साहब, मेरे साथी, और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं मौजूद। मगर मैं पहले कुछ रन डाउन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। चीफ जस्टिस साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है। फ़िलहाल उनकी ये पोजीशन है, मगर दूसरी तरफ जो है वो एक कानून साजी के लिए भी तगदो हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। जलसा कल कैसा था, बानी पीटीआई क्या वाकई 2 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, जैसे KPK के चीफ मिनिस्टर साहब का ये कहना था, और बड़ी सख्त ज़बान भी उन्होंने इस्तेमाल की। उधर अमेरिका के इलेक्शन के बाद क्या इस्लामी ममालिक सऊदी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, ये कहा है टोनी ब्लिंकन जो वज़ीर ख़ारजा है उनके। इस पे बात करेंगे। और उधर एक अजीब बयान दिया है मुश्किल सा। जनाब इसहाक डार साहब कहते हैं जी कि IMF हमें डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है, तो कि ये क्या मामला है। हालांकि वो तो बड़े माशाल्लाह इस खेल के खिलाड़ी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब, मेंबर कोर कमेटी PTI हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और अभी हमें ज्वाइन करेंगे साकिब बशीर साहब भी, जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। मगर सलमान न्याज़ी साहब की तरफ चलते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब, ये फरमाइए कि हमने हुकूमत का मौक़िफ़ तो सुन लिया, जो जलसे के बारे में उन्होंने कहा है। आपका क्या मौक़िफ़ था? आपको फ्री हैंड मिला जिसका वादा मुबैना तौर पर आपसे हुआ था? इस पे ज़रा आपका टेक जनाब न्याज़ी साहब। जी सईद साहब, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। जहाँ तक फ्री हैंड की बात है, देखें फ्री हैंड तो बिल्कुल नहीं था सईद साहब। मैंने खुद जलसा अटेंड किया है। बहुत ज़्यादा पुलिस की तरफ से रुकावटें जो है वो पार्टिसिपेंट्स के लिए, लीडर्स के लिए पूरी ब्लॉकेज, सब कुछ स्टेट ने पूरा मशीनरी इस्तेमाल की। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि कोर्ट की इंटरफेरेंस थी, क्लियर थी, एडवोकेट जनरल ने रिमार्क्स दिए थे कि बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, जलसा करने देंगे, NOC कैंसिल नहीं करने देंगे, और लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल आए। और अभी जो लोग आपको नजर आ रहे हैं जलसे में, इसमें आधे से ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 7-8 किलोमीटर की बड़ी सड़क थी जहां से KP के लोग जो थे, जितने आए थे, वो आपको कैमरे की स्क्रीन में नजर भी नहीं आ रहे। तो इस वजह से पुलिस ने बड़ी रुकावट की, लेकिन लोगों ने जो है वो मेरे ख्याल से जो एक खौफ के जो बुत हैं वो तोड़ दिए हैं, और आवाम ने बड़ी शिरकत की। कितने लोग मोबिलाइज कर पाए हैं? अंदाजन आपका टेक क्या है, एस्टीमेट क्या है कि पाकिस्तान में कितने लोग आप मोबिलाइज कर पाए हैं? देखिए सईद साहब, ये मेरे ख्याल से ये कुछ कहना जो है इतना आसान नहीं होगा एग्जैक्टली कितने लोग थे। उसकी वजह ये है कि मैं तो ये बता सकता हूँ 7-7:30 बजे तक जो ग्राउंड में लोग थे वो कितने थे, लेकिन उसके बाहर जो KP से लोग थे, जो हमारे KP के मिनिस्टर्स और उनके साथ जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, MNAs MPs हैं, उनके साथ जो लोग आए थे वो उस वक्त ग्राउंड में मौजूद नहीं थे। और ये इंतजामिया ने शेलिंग स्टार्ट कर दी 7 बजे के बाद कि जी आपका टाइम खत्म हो गया है। तो इस वजह से सारे लोग तो ग्राउंड में पहुंच ही नहीं सके। तो अगर हम सारे लोग देखें जो निकले हैं पाकिस्तान से, उसकी एग्जैक्ट फिगर्स देना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो पूरा पंडाल था वो भर चुका था, और 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक जो सड़कें थी वो जैम पैक थी, बिल्कुल सड़कें ब्लॉक थी। तो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हालांकि इन्होंने खौफ का एक माहौल बनाया हुआ है इस मुल्क के अंदर, फस्तायत का, लेकिन लोग बड़ी तादाद में निकले, और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। ये यहाँ पे बात खत्म होने इससे वाली पहले नहीं कि बात करें, मेरे साथ मियां शाहिद साहब भी सवाल उनके पास भी है। जो आपके चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ा बरमला कहा कि एस्टेब्लिशमेंट के मैसेज आया कि भी मुल्क की मफाद के लिए और अमन अमान के लिए जलसा जो है वो कर दिया जाए, और फिर कुछ और बातें भी उन्होंने की अपनी अहलिया के बारे में भी। तो क्या ये राब्ते उसके बाद से भी हैं आपके बैकडोर, अबू ज़र न्याज़ी साहब? देखें सईद साहब, जो जहां तक जलसा पिछला मुलतवी किया गया था, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, वो क्योंकि खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के इंटरेस्ट में, रियासत के इंटरेस्ट के अंदर डिले किया था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, क्योस हो सकता था, नारकी हो सकती थी। और बिल्कुल देखें, ये हुकूमत के पास तो IG अपॉइंट करने की भी पावर नहीं, क्योंकि जाली मैंडेट से बैठे हुए हैं। तो सुबह 7 बजे जब जेल खुलती है डयाला की, तो इनके कहने पे नहीं खुलती। तो रिक्वेस्ट की गई थी खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट के बिहाफ पे ही कि आप इसको डिले करें और बाद में जलसा कर लें। तो वो बिल्कुल उसी वजह से हुआ, फिर आगे हुआ, कल आपके सामने हो गया। तो बिल्कुल, लेकिन इससे ये कहना कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो वो ऐसी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल के जलसे में
अबूज़र साहब, कल के जलसे में अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर खान साहब को जेल से बाहर रिहा कराएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि क्या ये अवाम की ताकत से होगा या मुकदमात के हवाले से जो अदालतें हैं वहाँ से उनकी रिहाई होगी? और क्या मेरे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक उन पर सिर्फ 2 केसेस हैं जिसमें उनकी ज़मानत खारिज हुई है और दूसरी जो है जिसके मुचलके जमा नहीं हुए उसमें ज़मानतें हुई हैं। तो क्या बानी पीटीआई 2 हफ्तों में बाहर आ जाएंगे? देखिए, आपका जो सवाल है ना, इसका जो जवाब है वो है हमारी जो अदलिया है, अगर वो आज़ादाना फैसले कर दे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ना हो। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर से वाज़िया हो गया कि इदारों के बिहाफ में मुदाखलत होती है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज़ की जाती है। तो अगर ना हो, जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो और चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब जैसे ना हो, कोई इंडिपेंडेंट चीफ जस्टिस हो, तो मेरे ख्याल से खान साहब 1 हफ्ते में भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन अभी से जो हालात हैं, अभी जो फैक्ट्स हैं, बिल्कुल देखें, ये नैब की जजमेंट आने के बाद अल-कादिर केस तो वैसे मेरिट पे भी नहीं बनता था। अब तो वो केस, उसकी जुरिस्डिक्शन ही नैब की नहीं बनती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद। तो ऐसा कोई मुकदमा नहीं है। लेकिन सर, मिलिट्री ट्रायल के भी तो खदशात हैं, उसके भी तो खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है। देखें, अभी तक ग्राउंड पे उससे हमें कुछ कागजों में नजर नहीं आया कि वो हो रहा है। हमें सिर्फ ये हुकूमत वक्त की कुछ मिनिस्टर की स्टेटमेंट से हमें पता लगता है, या हमें कुछ सहाफ़ी हजरात हैं जिनको व्हाट्सएप मैसेज किया जाता है, फिर वो उसी को ट्वीट कर देते हैं, वहां से पता लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है। अगर वैसा कुछ हो रहा हुआ, हमने उसकी पिटिशन तो फाइल की हुई है, लेकिन उसकी जो एविडेंस है वो इनको कहीं से लानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक 9 मई में खान साहब के खिलाफ एक एविडेंस भी नहीं आई, आयोटा भी नहीं आया उसका। जब तक वो एविडेंस नहीं आती इनके पास, और वो जो है ही नहीं, तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करें या नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल करें, वो गैर आईनी, गैर कानूनी होगा। और हमारे पास अदालत का रास्ता एग्जिस्ट करता है, वहीं पे जाएंगे। ये ख्वाहिश तो हो सकती है, किसी का ख्वाब तो हो सकता है कि हमने खान साहब को सजा देनी है मिलिट्री कोर्ट में भी, लेकिन वो मुझे कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो एविडेंस है, जो कानून है, जो आइन है, वो खान साहब की हक में जाता है, उनके खिलाफ नहीं जाता। अच्छा न्याजी साहब, ये फरमाइएगा, बड़ी सख्त ज़बान गंडापुर साहब ने इस्तेमाल की, कुछ मादरत भी हुई आपकी लीडरशिप की तरफ से, सहाफ़ियों के हवाले से भी, तो क्या और ये भी उन्होंने कहा कि हम खुद जो है, यानी इशारा दिया कि हम बज़ोरे बाजू जो है वो रिहा करवाएंगे। तो इस हवाले, दोनों हवालों से आपका टेक क्या है? अच्छा, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखें, जो सहाफ़ी हैं हमारे मुल्क के, मेरे ख्याल से साहब, उन्होंने अदारों को भी ललकारा है, उस पर भी जरा फरमाइएगा। उन्होंने अदारों को भी ललकारा। मैं आ रहा हूँ, मैं जरा डिवाइड कर देता हूँ आपको। जहाँ तक देखिए सहाफ़ियों की बात है, सहाफ़त का 4th पिलर है स्टेट का। अगर पीटीआई अभी तक जिंदा है तो वो इंडिपेंडेंट, गैर जानेदार सहाफ़ी जो हैं, जो आइन के साथ खड़े हैं, मुल्क के साथ खड़े हैं, सईद कादी साहब जैसे, आप जैसे, उनकी वजह से है, वो उनकी आवाज़ बने हुए हैं। जहाँ तक देखें, उन्होंने जो सहाफ़ियों के बारे में बात की, वो कुछ आपके सामने ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको सहाफ़ी कहना मेरे ख्याल से सहाफ़त भी नहीं होगा, जो इस तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं, इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, जो साफ पता लग रहा होता है कि कोई स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो वो उनके बारे में बात की थी। लेकिन ओवरऑल हमारे मुल्क के सहाफ़ी बहादुर हैं, वो हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनके हम खिलाफ नहीं है, हम उनके बिल्कुल साथ हैं। वो लेकिन सर, अली अमीन गंडापुर साहब ने बाकायदा सहाफ़ियों का नाम लिया। उन्होंने सहाफ़ियों का नाम लेके कहा सहाफ़ी जो हैं वो बकाऊ माल हैं, और इस हवाले से इतना रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है पूरे मुल्क में कि बाइकआउट पे जो है नौबत आई हुई है। आज पार्लियामेंट में वॉकआउट हुआ है, तो सर ये कैसे मैनेज होगा? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कोई सहाफ़ी ऐसे नहीं है कि हमारी मुल्क की सहाफ़त बकाऊ माल नहीं है।
इस मुल्क की, मेरे ख्याल से जो जर्नलिज्म है, इस मुल्क के जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस मुल्क की तारीख है, जब से पाकिस्तान बना है, इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उन्होंने हमेशा डिक्टेटरशिप के खिलाफ जद्दोजहद की है, और इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल से हमें सहाफ़त के खिलाफ, सहाफ़ियों के बारे में नहीं देनी चाहिए। अगर किसी की इससे दिल आज़ारी हुई है तो उससे मैं भी माजरत करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो सिर्फ 1, 2, 3। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। देखें, कोई बात नहीं, आप सही कहते हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, उसमें हमें डिस्टिंक्शन करनी चाहिए। आपने बड़ी मुनासिब बात की। लाहौर का जलसा हर सूरत करेंगे, हर सूरत रिहा करवाएंगे, तो क्या कोई वार पाथ पे जा रही है हुकूमत के साथ, या एक ऑफेंसिव पे आ रही है पार्टी आपकी? देखिए, लाहौर का जलसा बिल्कुल, अभी हमने 1 हफ्ते से एनओसी की दरख्वास्त दी हुई है डीसी साहब को, लेकिन हमें उस पर कोई जवाब नहीं आया। अभी हम अदालत जाएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालत हमारे बुनियादी हुकूक जो हैं उनको अपहोल्ड करेगी और हमें इजाज़त देगी पॉलिटिकल गैदरिंग को स्टेज करने की। लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव की तरफ से या हुकूमत जो पंजाब की है उसकी तरफ से कोई छेड़खानी की गई और हमें पीसफुल प्रोटेस्ट ना करने दिया गया, तो फिर उसकी जिम्मेदार तो हुकूमत खुद होगी, क्योंकि हम तो अपना आईनी जो हमारा हक है आइन में दिया गया है उसको एक्सरसाइज करना चाहते हैं। हम पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो करेंगे, लेकिन अगर इन्होंने कानून की पाबंदी ना की और कानून को इस हुकूमत ने खुद वायलेट किया, तो फिर क्या ये हमसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमारे बुनियादी हकूक को पामाल करें और हम फिर जलसा ना करें? तो फिर अगर ऐसे हुकूमत बिहेव करेगी तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे, उसके रेपरकशंस होंगे, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल भी ये पंजाब की हुकूमत खुद होगी। हमारे बुनियादी हकूक की इज्जत करें, उनको पामाल ना करें। हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पीसफुल तरीके से पॉलिटिकल गैदरिंग करना चाहते हैं। वो हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है, वो हमसे ये नहीं छीन सकते, वो इस मुल्क का आइन हमें देता है। अच्छा अबू जर साहब, एक और सवाल मियां साहब, मैं आपको फिर उसके बाद आप पूछिएगा। ये फैज़ हमीद साहब वादा माफ गवाह बनेंगे, ये कहानियां भी चलाई जा रही हैं। डू यू लैंड सम क्रीडेंस टू ये इनको, या आपके पास इतलात क्या है? ज़ाहिर है यू आर वाचिंग इट फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। देखें, ये भी सईद साहब, फैज हमीद साहब ने ये बोल दिया, फैज हमीद साहब ने ये कह दिया, ये कोई पहली दफा ऐसी चीज नहीं हो रही। पहले आजम खान साहब के बारे में भी यही कहा जाता था। फिर कोई भी पीटीआई का लीडर जो अगवा होता था, गायब होता था, जैसे अभी पिछले एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के अगवा हुए हैं जिनका कुछ नहीं पता वो किधर है, लेकिन खबरें आ रही है, उनकी स्टेटमेंट्स निकल रही हैं। ये खबरें ही आती हैं, कुछ खास जर्नलिस्ट होते हैं जिनके थ्रू आती हैं। लेकिन सर कुछ जराए तो ये भी कह रहे हैं कि साकिब निसार जो साबिक चीफ जस्टिस हैं वो भी वादा माफ गवाह बन सकते हैं और वो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया उस वक्त के वजीर आजम और उस वक्त के DGISI के दबाव पर किया। तो ये भी जो है खबरें आ रही हैं कि वो भी वादा माफ गवाह बन सकते हैं। सर ये मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना, ये खबरें नहीं है सर, ये ख्वाहिशात है सर। ऐसी कोई खबर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ना जनरल फैज हमीद हमारी पार्टी के कोई जिम्मेदार थे, ना वो हमारी पार्टी को चलाते थे, ना हमारा कोई उनसे लिंक था। खान साहब खुद एक बड़े लीडर हैं, वो खुद फैसले करते हैं। वो जनरल फैज हमीद जैसे एक सरकारी अफसर पे डिपेंडेंट नहीं थे अपनी पार्टी चलाने के लिए। तो ये बिल्कुल चाय मगोइयाँ हैं, मुबालगा आराई है। जब जनरल फैज हमीद की कोई स्टेटमेंट आएगी तो उस पर फिर तब मैं कोई रिमार्क्स दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपने खान साहब को जोड़ना है जनरल फैज हमीद के ट्रायल से, तो फिर आप ये छुप छुप के वार नहीं कर सकते, आपको ओपन ट्रायल करना पड़ेगा, क्योंकि आप सीक्रेट ट्रायल नहीं कर सकते। फिर जब बात बाहर आएगी, हमारे वकला भी होंगे, वो फिर बात तब उस चीज का जवाब देंगे। लेकिन अभी तो सिर्फ खबरें चलाई जा रही हैं, ऐसी कोई चीज ऑन रिकॉर्ड बहुत शुक्रिया अबू जर सलमान ने, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये मौक़िफ़ था, हम सरकार का मौक़िफ़ तो हम सुनते रहे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, ये जो जलसे वगैरह था, बहरहाल ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुबैना तौर पर होने वाली जो कानून साजी है वो क्या हो सकती है, इस हवाले से हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। तो एक ब्रेक के बाद इस अहम मौजू पर बात करते हैं।
वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साकिब साहब, मेरा पहला सवाल ही ये है कि आज तो चीफ जस्टिस साहब ने बरमला कह दिया कि ही हैज़ नो इंटेंशन टू गेट एक्सटेंशन, और ये भी कि जी अगर सीनियरिटी या एज बढ़ाई भी जाती है जो उसकी, तो वो लिमिट अगर बढ़ाते भी हैं तो वो नहीं लेंगे। आप समझते हैं कि दिस हैज़ बिन नाउ सेटल्ड वंस एंड फॉर ऑल? जी, कह सकते हैं आप कि उन्होंने 2 दफ़ा पहले भी जो हुकूमत है उसको, अटॉर्नी जनरल को पहले कहा, फिर वज़ीर कानून को कहा कि फिर वज़ीर कानून ने एक दफ़ा वजाहत की, फिर दूसरी दफ़ा वजाहत की, फिर राना सनाउल्लाह साहब दरमियान में आ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये तो कहा था कि सिंगल वो एक्सटेंशन नहीं, लेकिन ये है कि अगर सबकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए तो फिर ठीक है। तो फिर वज़ीर कानून ने वजाहत की और आज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इस पर बात की। उनके एंड पर तो कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक टेक्निकल और तकनीकी और लीगल मामला है। अगर फ़र्ज़ करें कि हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम कर लेती है, हुकूमत कहती है कि तमाम जितने भी जजेस हैं उनकी 3 साल की हमने एज बढ़ा दी है, तो उस सूरत में क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को एग्जाम्पशन लेंगे? क्योंकि एज फिर इनकी भी बढ़ जाएगी, रिटायरमेंट की एज। तो रिटायरमेंट की एज से पहले अगर इन्होंने रिटायर होना है तो उसके लिए फिर इनको एग्जाम्पशन लेनी पड़ेगी। एग्जाम्पशन कैसे, कौन किस तरह देगा, या फिर यह है कि इनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये एक लीगली और एक टेक्निकल इशू फिर भी रहेगा। अगर हुकूमत वक़्त, मैं कह रहा हूँ अगर हुकूमत वक़्त 3 साल एज तमाम जजेस की बढ़ाने में कामयाब हो जाती है और आइनी तरमीम ले आती है, तो उस सूरत में एक सिचुएशन जो है वो फिर भी रहेगी किसी ना किसी सूरत में कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जो कह रहे हैं कि वो उन्होंने नहीं लेनी, लेकिन वो उससे निकलेंगे फिर कैसे? वो रिज़ाइन करके जाएंगे या किस तरह जो है वो सूरत हाल बनेगी? जी मियाँ साहब। मियाँ साहब, मेरी आवाज़ शायद देखें। साकिब भाई ये बताएं कि हुकूमत साकिब भाई मेरी आवाज़ आ रही है? 2 आर्टिकल जो हैं उसमें जी आवाज़ आ रही है, करना चाह रही है 175 और 179, और एक तो है इसमें, एक तो जो जुडिशल पैकेज है वो भी हुकूमत जो कह रही है वो हम लाना चाह रहे हैं। दूसरी जानब जहाँ हुकूमत चाह रही है एज बढ़ाना, तीसरी जानब हुकूमत एक सीनियरिटी भी को भी इशू जो है वो छेड़ना चाह रही है कि जो हुकूमत चाहे 5 जजेस में से 1 लगा सकती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसा मामला आता है तो फिर आप देखते हैं कि अगर काजी फ़ाइज़ चीफ जस्टिस रिज़ाइन कर जाते हैं या उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है तो अगला मसला तो फिर वहीं रहेगा। असल में अगर मैं बात करूं, हुकूमत इस वक्त जो है वो 5-6 चीज़ों को छेड़ रही है। सीनियरिटी प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ानी है, 184(3) 9 जज जो है वो देखें। इसी तरह रोटेशन वाला मामला है तो इन्हें अदालत के कानून को हमने ख़त्म करना है। ये 5-6 जो पूरा जुडिशल पैकेज देखने के बाद मेरी एज ए कोर्ट रिपोर्टर तो राय ये बनती है कि हुकूमत असल में ये कहना चाह रही है कि जो हम कहें वही फैसला हो, जो हम कहें वही ऑर्डर अदालतें करें, जो हम कहें वही जज केस सुने और हमारी हक में जो है वो फैसले करें। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत जो है वो महाजराई, ये कोई मतलब जुडिशल पैकेज नहीं है, कोई इनको ऐसा नहीं है कि पेंडेंसी खत्म करनी है, इनको ऐसा भी नहीं है कि लोअर कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ऐसा कोई मामला नहीं है। 12 जुलाई का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का वो हजम नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है, अगरचे हुकूमत वक्त का ना मैंडेट कल था, ना आज है और ना कल होगा। वो मैंडेट जिस पार्टी का था सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया और उसको मैंडेट देते हुए इन्होंने जो है वो लेजिस्लेशन, अब 12 जुलाई के बाद ये सारा सिनेरियो बना है कि ये हम इतना बड़ा जुडिशियल पैकेज भी लाएंगे। पहले भी बातें चल रही थी लेकिन उसमें तेजी जो आई है और इस हफ्ते भी जो पता चल रहा है कि हुकूमत अपने नंबर जो है वो इकट्ठे कर रही है। तो ये पैकेज जो है वो इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव है, इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो कोई अदलिया में कोई इस्लाहात लाना चाह रहे हैं, वो कोई ऐसा चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 10 साल लोगों को गहरी नजर है। साकिब भाई आपकी गहरी नजर है कोर्ट पे के मामलात पे, जुडिशल मामलात पे आपकी गहरी नज़र है। ये फरमाइएगा कि क्या आपको अगर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब एक्सटेंशन नहीं लेते या वो रिज़ाइन कर देते हैं तो क्या आपको नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनते हुए नज़र आ रहे हैं मौजूदा हालात? अभी तक तो मतलब सूरत है वो 50-50 चल रही है कि अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब उनकी रिटायरमेंट एज 25 अक्टूबर है। अब 25 अक्टूबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 9 सितंबर के बाद तकरीबन 1 माह और 10-12 दिन 15 दिन बनते हैं, तो इसलिए वो बहुत दूर तो नहीं है।
अब उसमें सिनेरियो ये है कि हुकूमत ने अभी तक जो नोटिफिकेशन था आइंदा के चीफ जस्टिस का वो नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोटिफिकेशन 83 डेज मतलब 3 माह पहले कर दिया गया था और अभी 1.5 माह रह गया है और अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के ज़हन में कुछ और चल रहा है। अभी तक चीज़ें बिल्कुल आप स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और स्ट्रेट चल रही हैं और 25 अक्टूबर को ये जाएंगे, नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके हवाले से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि मैं जो है वो कोई इस मामले में नहीं हूं। तो लेकिन यह है कि बिल्कुल स्ट्रेट कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो नोटिफिकेशन हो चुका होता। 3 माह पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनका नोटिफिकेशन किया गया था। इनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा, ये जब हुकूमती वज़रा से हम पूछते हैं तो उनका जवाब भी कन्फ्यूजन में होता है। कभी वो कहते हैं कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं है, कभी तमाम अराकीन को इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी भी रुकने का हिदायत करती है, मुस्लिम लीग नून भी रुकने की हिदायत करती है। दाल में कुछ काला है साकिब भाई, किरदार बड़ा में दाल में कुछ काला जरूर है। जी, गवर्नमेंट के एंड पे तो बिल्कुल है, कोई उसमें दो राय नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा मशहूर स्टेटमेंट है 12 जुलाई के फैसले के बाद जो आया था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर नवंबर में हमें ऐसे लगता है कि 8 फरवरी इलेक्शन को खोल दिया जाएगा और हमें जो है वो घर भेजा जा सकता है। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा सेटअप चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उनको कोई इशू नहीं है। 25 अक्टूबर तक बशीर साहब, जब मैं एक एंगल से पूछता हूं, वो कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर में खोल दिया जाएगा। अरे भाई, साफ शफाफ अंदाज से तो आप इलेक्ट होके आ गए हैं, तो खोलने में क्या हर्ज है? यही तो मसला है कि इस हुकूमत ने ट्राइब्यूनल्स जो है वो इनकी वजह से गैर फाल पड़े हुए हैं। उसका हुआ ये कि अगस्त जब ये गवर्नमेंट जा रही थी तो इन्होंने एक कानून साजी की, सादा वहाँ पे इनको नंबर चाहिए थे, तो उन्होंने कानून साजी की कि सिटिंग जजेस ट्राइब्यूनल बनेंगे। जब 8 फरवरी इलेक्शन के बाद ये आए तो इन्होंने कानून साजी की कि नई रिटायर्ड जजेस बनेंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि तकरीबन 8 माह के अरसे में पहले कानून साजी की कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, सिटिंग जजेस होंगे तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, शफाफियत ज्यादा होगी। लेकिन जब वापस आए तो उनको समझ आई कि ये तो सूरत हाल ही जो है वो तब्दील हो गई है और फॉर्म 47 के इल्जामात आ रहे हैं और बड़े सीरियस नेचर के इल्जामात आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल लगाएं। बशीर साहब, ये तो बल्कि मियां साहब, मैं आपका भी टेक इस पे चाहूंगा, ये तो एक एडमिशन नहीं है वजीर दिफा के बिहाफ पर कि वो जी तो खुल जान के तो फिर तो असी गए। वाए खोलेंगे, पता चलेगा धांधली हुई है नहीं हुई। पहले उन्होंने क्यों ये एज्यूम कर लिया कि हाँ असी गए, ये खुल गए थे? मियां साहब, आप भी बताएं ना कुछ। काजी साहब, देखें, आपने 8 फरवरी का इलेक्शन तो देखा है और उस के रिजल्ट भी देखे हैं और उसके बाद जितने हल्के खुले हुए हैं वो भी सबके सामने हैं। अगर फ़र्ज़ करें तमाम मामला खुल गए और ये खुल गया कि इलेक्शन जो हुआ है वो किस तरह हुआ है, रिज़ल्ट किस तरह आए हैं, जो हल्के खुले हैं उसके फॉर्म 45-47 जो हैं वो किधर गए और जो असली फॉर्म 45 और 47 हैं वो सामने आ गए और उसका फ्रांसिक भी हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि वो हल्के वापस चले जाएंगे। ये तो मुझे पता होता है ना जिसको। लेकिन मैं एक और बात बशीर साहब, मैं फिर वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता तिनके वाला। ठीक है, हम जाहिर है एक लिमिट में रह के बात करेंगे। तो फिर बशीर साहब, असल मसला तो लेजिटिमेसी का डेफिसिट है और उसका, और दूसरा मसला जो है वो ये है कि मैशत का जो मुंह जोर घोड़ा है, आज फिर 100 अरब रुपया बढ़ गया। वो उस महाज में तो कुछ हो नहीं रहा। जब तक वो महाज ठीक नहीं होता, इस महाज में भी हम खजल ही हो रहे हैं। साकिब साहब जी बिल्कुल, वो तो सारी चीजें जो है वो जुड़ी हुई है ना इसके साथ। मतलब इससे अगर आप नहीं निकलेंगे तो ये हिजान बरकरार रहेगा। अब जो शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म है या हुकूमत वक़्त है, एक जो है वो इत्तेहादी हुकूमत है, उनका एक्ट अगर आप देख लें 8 फरवरी से लेकर आज 9 सितंबर तक उन्होंने कभी कहा हो, इतना बड़ा हिजान है ना कि 8 फरवरी इलेक्शंस पर इतने सवालात हैं, उन्होंने कभी कहा हो कि हम कोई कमीशन बनाते हैं, हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, हम जो है वो आगे चलने के लिए तैयार हैं ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। मईशत के मसाइल हैं, अदम इस्तेकाम की वजह से, सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से। एक और सवाल साकिब साहब आपसे, नहीं कहा। एक और सवाल आपसे, कोई मोटी मोटी तफसीलात हैं जो आज रोका गया है, इशाइये हो रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं? कोई उसकी अभी ज़ाहिर आपके पास वो तो नहीं आया होगा उसका मुसवदा, मगर कोई बात निकली है बाहर से, कुछ लीक हुई है बातें अंदर से?
जी जी बिल्कुल, वही जो असल में वो पूरा सिनेरियो जो है ना, उसको जुडिशल पैकेज का नाम हुकूमत वक्त देती है। जुडिशल पैकेज में फिर ये 4-5 चीजें मैंने आपको गिनवाई थी, उसमें नंबर 1 पे जो 3 साल जो जजेस की एज है उसका बढ़ाना जो है वो शामिल है। सबसे नंबर 1 ये है। बाकी चीज़ें सीनियरिटी पे जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो लगें, या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए, 24 कर दी जाए, फिर तौहीन अदालत का जो कानून है वो ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि तौहीन अदालत का कानून उन्होंने आज जो है वो जो फ़ारूक नाइक साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के बिहाफ पे बात की। उन्होंने कहा तौहीन अदालत का कानून बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, पिछले साल भी हमने देखा। और ये अच्छा, हालांकि पिछले 1 साल में तौहीन अदालत का कानून सिर्फ एक अभी रिसेंटली जो ये फैसल वाडा साहब ने बात की थी तो उस पर आया था, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, बात खत्म हो गई। बाकी सिर्फ जो है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उन्होंने जो यहाँ पे एमपीओज ऑर्डर जारी करते रहे गैर कानूनी तौर पर, अदालत ने उनको पूरा ट्रायल दिया, उसके बाद डिक्लेयर किया कि आप जो है वो गिल्टी हैं। इसके अलावा कहीं पे कोई तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल ही नहीं हुआ। रिसेंट पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 2018-19 में या 17 में वो इस्तेमाल होते रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी रिसेंटली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो कह रहे हैं तौहीन अदालत का कानून ही जो खत्म कर दें। 6 जजेस वाला मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सारी डिस्कशन ये होती रही और सारे जो वकला हैं वो भी ये बात करते रहे कि जिन जजेस ने ये खत लिखा है उनको जब अप्रोच किया जा रहा था तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अच्छा, उन्होंने अब पावर्स इस्तेमाल शुरू कर दिया है। 3 किस्म केसेस चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हुकूमत जो है कहती है इसके जो है वो कानून को ही खत्म कर दें। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ना कि गवर्नमेंट जो है वो खुद इस सारे सिनेरियो हैजान से जो है वो निकलने ही नहीं चाह रही। ऐसा लगता है इस महाजराई का कोई फायदा नहीं होगा। ये जितनी लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेशन ऊपर जाएगी, उस पे आपने अभी बात करेगी। ऑफ द स्क्रीन भी आपसे जब गुफ्तगू हो रही थी तो आप कह रहे थे कि आपका ये भी एक मानना था कि शायद ये कानून जो है वो चैलेंज हो जाए। क्विकली बताइएगा, ये चैलेंज हो गए तो शायद सुप्रीम कोर्ट ही उनको जो है वो सेट असाइड कर दे। जी बिल्कुल, ये चैलेंज तो हो सकते हैं, चैलेंज हो सकते हैं, बल्कि होंगे जो सिनेरियो जो लग रहा है, क्योंकि आज चैलेंज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक का वक्त हुआ है, बहरहाल हमने इसका अहाता करने की कोशिश की, कुछ ऐसा करें जो इस मुल्क के लिए ठीक हो। अब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जब वापस आएंगे तो हमारे साथ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो होंगे। क्या इजराइल को अमेरिकन इलेक्शन के बाद इस्लामी ममालिक तस्लीम कर लेंगे जिस तरह उनके वज़ीर ख़ारजा ने कहा है, और ईरान क्या इस दौरान कर सकता है? क्या ईरान जवाबी कार्रवाई या हमला करेगा इजराइल पे, और अगर करेगा तो फिर सिचुएशन क्या होगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, दानिश्वर हैं। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपके वक्त के लिए। कसूरी साहब, एक तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा कि हेटी में एक बयान दिया है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कि इस नए इलेक्शन के बाद नवंबर में सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। वैसे तो शायद टैसिटली किया ही हुआ है या नहीं किया हुआ, आप रोशनी डालेंगे, लेकिन क्या लग रहा है कि क्या गजा में जंग बंदी की कीमत या ये ब्लैकमेल होगा, या इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखें, मैंने तो खैर उनका बयान नहीं पढ़ा कि उन्होंने क्या कर लेगा, क्या उनसे सवाल पूछा गया था, क्या नहीं। ये तो सयाक व सबाक तरह बदल जाता है, लेकिन सीधी सादी बात है कि सऊदी अरब का एक पुराना प्लान है, उसे कहा जाता है अब्दुल्ला प्लान, और उसमें जब क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला अभी बादशाह नहीं बने थे, उनका प्लान था, उसे आमतौर पर लैंड फॉर पीस भी कहा जाता है। और वो प्रोग्राम ये था कि इज़राइल अगर विड्रॉ करेगा तो अरब लीग के मुख्तलिफ मेंबर्स उसको रिकग्नाइज़ कर लेंगे। ये उसके बाद अरब लीग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था, और उसके बाद ये प्लान था कि ये जब विड्रॉल होगा तो रिकग्निशन होगी। तो इसलिए एक तो ये बात है कि उनका सऊदी अरेबिया के पुराना ये स्टैंड है। लेकिन जो हालात गाज़ा में बने हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक वहाँ कोई सेटलमेंट नहीं होती जिसमें ये जंग बंदी हो और 2 स्टेट सेटलमेंट की बात हो, उसके बगैर मुझे लग नहीं रहा कि सऊदी अरब रिकग्नाइज़ करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लिए बड़ा मुश्किल है। कई अरब ममालिक तो कर सकते हैं, यूएई ने भी की है, औरों ने की है,
लेकिन क्योंकि उनकी ख़ास पोजीशन है मक्का मदीने की वजह से, और उनके जो बादशाह हैं वो उनको खादिमुल हरमैन शरीफैन इस्लामी दुनिया में कहा जाता है, समझा जाता है, उनके लिए मुश्किल होगा। इसलिए मेरा नहीं ख्याल है कि किस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया जो आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं अंदाज़ा कि वो रिकग्नाइज़ कर लेंगे अगर इसी तरह किलिंग जारी रहे जैसे इस वक्त है। सूरी साहब, अगर अमेरिकी ओहदेदार तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये यकीन दानी कराई है और ये भी कह रहे हैं कि नए अमेरिकी सदर आने तक ये हालात मामूल पर आ जाएंगे और सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? और क्योंकि हमारे तो माशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात भी हैं। देखिए, पोजीशन पहली ये है कि अगर हो जाएगा तो सारी तो इस्लामी दुनिया खुश होगी। मतलब वो अकेला आप और मेरा जैसा मसला नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है। मसला ये रहा है कि इस्लामी दुनिया सारी कह रही है कि ये बर्बरियत इसराइल बंद करे और ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ जाए। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही होगा ना कि कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात तो नज़र आए ना। तो अगर ये होगी तो फिर तो बहुत से मुल्क रिकग्नाइज करेंगे। जैसे मैंने वो कहा, अरब लीग का ये रेजोल्यूशन पुराना है जो कि क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला के ओरिजिनल स्टैंड पे बेस्ड है, लैंड फॉर पीस। क्या ये हो जाएगा? जिस हिसाब तक इस हालात ख़राब हैं और जो प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के हैं वो उनको ये लग रहा है कि या वो जेल जाएंगे या वो वज़ीर आज़म रहेंगे, तो सोचते हैं कि जेल मैं क्यों जाऊं। उन्होंने जंग जारी रखी हुई है। अब क्या अगला अमेरिकन प्रेसिडेंट जब आएगा, उम्मीद तो यही करनी चाहिए क्योंकि जितना लंबा होगा तो ज़्यादा तो फ़लस्तीनी मासूमों की जाने जा रही हैं ना। इज़राइल के अगर 4 बंदे मरते हैं उनके 40-50 मर जाते हैं। तो इससे उनके शहीद अगर 40 होंगे, इनके 3 जाएंगे। में तो सर बादशाहत है, तो वहाँ जो डिसीजन होगा वो तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और पाकिस्तान में अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो अवाम तो नहीं मानती। अवाम तो कहती है कि इजराइल नाजायज़ रियासत है। तो ऐसा कोई पॉपुलर लीडर कौन होगा जो उन अवाम को मना लेगा? मौजूदा लीडरशिप जो है वो पॉपुलर नहीं है। पहली बात तो यह, हम अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। आपने पूछा पाकिस्तान, पाकिस्तान अकेला नहीं करेगा, ये दूसरे मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर ही करेगा और बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं कि अकेला करे। तो जहाँ तक आपका ये कहना है कि नाजायज़ रियासत, उन्होंने लिखा है कि बानी पीटीआई जो है वो मौजू तरीन शख्स है। नहीं, वो लिखा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मुझे पाकिस्तान के पब्लिक ओपिनियन का पता है, मुझे जो अंदाज़ा है वो ये है कि जब तक बाकी इस्लामी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो तभी करेगी अगर कोई नज़र आए कि फ़लस्तीनियों की अलहदा रियासत होगी। जब वो बन जाएगी तो एक नई सिचुएशन क्रिएट होगी। उस वक्त पब्लिक ओपिनियन को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर ये समझा गया कि वो जो एग्रीमेंट हुआ है वो फेयर है, क्या पाकिस्तान उसके साथ रह सकता है। पाकिस्तान की पोजीशन शुरू से ये रही है कि, बल्कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तो तुर्की में प्रेसिडेंट अर्दोआन ने, उनकी वसातत से एक मीटिंग हुई थी मेरी तुर्की में, और वहाँ इस्तांबुल में हुई थी, जहाँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज़राइल के आए थे और उनका ये ख्याल था कि हम उनको रिकग्नाइज़ करेंगे। हमारा मकसद बड़ा क्लियर था कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर अरियल शरोन ने गाज़ा से विड्रॉ किया था। ये 2004 की बात है। जब उन्होंने विड्रॉ किया था तो सारी इस्लामी दुनिया में शादियाने बजाए गए थे। फ़लस्तीनी इतने खुश थे कि 4 दिन वो हवा में फायरिंग करते रहे। उस वक्त हमने फ़ैसला किया कि हमारे अपने कौमी मफादात का मामला भी था कि हम चाह रहे थे कि सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट के अमेरिका के साथ हो जाए। अमेरिका हिंदुस्तान के साथ करने को तैयार हो गया था प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के दौर में। तो इसलिए हमारा ये ख्वाहिश थी कि ये हमसे कर ले, और हमें पता ये था कि सबसे ज़्यादा हमारी मुखालफत इजरायली लॉबी अमेरिका में करती है। तो अटेम्प्ट ये थी कि उस लॉबी को न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि हमारी मुखालफत बंद हो। और नंबर 2, हिंदुस्तान को वो ऐसे वेपन्स बेच रहे थे उस वक्त इजरायली
जो अमेरिका भी नहीं भेजता था, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात करीब थे, तो इंडिया को वो वेपन्स अमेरिका नहीं बेच रहा था, लेकिन इसराइल बेचे जा रहा था। तो हमारा मकसद ये था कि एक किस्म की उनको वेल्ड वार्निंग कह लें कि भाई आगे आपे से ज़्यादा बाहर ना हो। अच्छा कसूरी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ इंटरजेक्शन के लिए। एक अहम चीज़ आपसे, आप वज़ीर ख़ारजा रहे हैं और डिप्लोमेसी आपका ख़ास सब्जेक्ट है। एक मैं चाहूँगा, एक बयान आज वज़ीर ख़ारजा साहब का, जो हालिया वज़ीर ख़ारजा भी हैं और वो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्या आप ये समझते हैं कि ये डोमेन उनकी प्राइम मिनिस्टर, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने आज तनकीद की है और IMF को अलेज किया है कि वो हमें PDM को डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है? इस पर आप कैसे रिएक्ट करेंगे इस नाजुक सूरत हाल में? मैंने ये तजुर्बे से देख लिया है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त जिस नहज पे हम पहुँच गए हैं वो इसलिए हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल सियासी डिस्कशन इस मुल्क में पॉसिबल ही नहीं। ओके, मैं एक और इशू की तरफ आता हूँ, उसी वापस चलते हैं। अभी तक ईरान खामोश है। ये जो काविशें अगर हो रही हैं इस रेप्रोच में की, और ईरान कोई अटैक कर देता है, तो ये क्या इक्वेशन और कम्प्लेक्स नहीं हो जाएगी? क्योंकि अभी कहा तो जा रहा है कि ईरान बदला लेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान के ऊपर बहुत इन्होंने ज़्यादती की कि उनके गेस्ट थे और तेहरान में मारा, जिसके ऊपर उनके जो रहबर हैं उन्होंने काम बदला लेंगे। अब सवाल ये है कि टाइम और चूजिंग उनकी अपनी मर्जी की होगी। अब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि शायद जल्दी होगा। उन्होंने, मैं समझता हूँ, एक लिहाज से एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपनाया है। ईरान ने वो ये देख रहा है कि ये जो बातचीत हो रही है हमास और इसराइल की, मिस्र और कतर और अमेरिका की वसातत से ये कहाँ मामला बढ़ रहा है। उनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये कोई सेटलमेंट हो जाए। नंबर 2, ईरान नहीं चाहता कि आउट ऑफ द वे जाके वो जंग करे जिसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो जाएगा। आगे ईरान पे बहुत सैंक्शंस हैं, फिर ईरान में इंटरनल इश्यूज भी हैं, जैसे आपने देखा कि ख़वातीन की मूवमेंट भी चली थी और कई महीने जारी रही है। तो मैं नहीं समझता कि ईरानियन गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे अमेरिका से लड़ना चाहेगी। हाँ, अगर कुछ भी ना हुआ, ये हमास वाली जो कहानी है और ये इसी तरह कत्ल व गारत रही, तो ईरान ज़रूर मौका ढूंढ के उस पर हमला करेगा, लेकिन वो ऐसा हमला करेगा जिसके मेरा यहाँ तो ख्याल है कि जंग पे नौबत ना आए। लेवल करने की कोशिश करेगा कि हमने जवाब दे दिया है। अगर इसराइल ने उसका मज़ीद जवाब दिया तो फिर एस्केलेट हो सकती है। आगे एक आप ऐसा मुशाहिदा कर चुके हैं कि जब और ईरान ने 300 मिसाइल दागे थे वार्निंग देके, इसीलिए वो, क्योंकि वार्निंग दी थी, बहुत से गिरा भी दिए गए थे जो मिसाइल्स थे, लेकिन उसने ये अपनी कैपेसिटी ईरान ने दिखा दी थी। क्या इसराइल वो रिस्क लेगा? इसराइल तो एक्चुअली ये चाह रहा है कि जंग फैले। वो तो चाहता है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, उसकी तो ख्वाहिश है ये। वो चाहता है कि ये मेरी जंग ना रहे, ये अमेरिका की जंग बन जाए। ईरान ये चाहता है कि अमेरिका की जंग ना बने, ये इसराइल की रहे। इससे मैं नहीं समझता कि वो बड़ी जल्दी में एक्ट करेंगे, क्यों इस वक्त अगर ये जंग इस तनाज़े में होती है जो गज़ा वाली कहानी है, तो ये फैल सकती है। मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, बड़ा नाम, एक नाम डिप्लोमेसी का, बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारी रहनुमाई की कि ये क्या मामलात हैं। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है इस सारी सिचुएशन से जुदा नहीं रह सकता, मगर इस बात पे जो की पॉइंट उन्होंने कहा कि नेतान्याहू जेल और जंग वो इसलिए गले काट रहा है कि उसको जेल ना हो जाए, क्योंकि वो भी एक फ्रॉड करके वहाँ पे ऊपर हुकूमत में बैठा हुआ है। बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।